वास्तु में भी ये रहा, चित्रकला में भी लोक शैली रही है और शास्त्रीय शैलियां भी रही। बहुत शैलियां हैं हमारे पास में, बहुत तरह की शैलियां हैं। तो शिल्प शास्त्र हमारे पास में कोई 32 है, रेणु में मय वास्तु, काश्यप शिल्प सूत्र में, विश्वकर्मी में, मानसोल्लासा, अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सम्रांगण सूत्रधारा, सोम पुराण, रूप मंडना, ये सब हमारे पास शिल्प शास्त्र है, जिसमें इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन है कि चित्रकला कैसे होना चाहिए, शिल्पकला कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना है। रूप भेद भाव भंग लावण्य योजनम सादृश्यम वार्तिकः प्रमाणः इति चित्र षडांगकम। चित्रकला के 6 अंग जो बताए, रूप भेद मालूम रहना है और उसका भाव और भाव के अनुसार भंगिमा, फिर उसमें लावण्य रहना है, सादृश्यम जो चीज बना रहे हैं उसके ऐसा ही रहना है, वार्तिका जैसे उसका रंग है वो रंग ही इस्तेमाल करना है, और प्रमाण यानी प्रपोर्शन इसका प्रमाण बहुत महत्वशाली होते हैं। ये सब उसके अनुसार रंग भी रहना है। तो रंग हमारे पास में बहुत तरह के रंग है और सब रंग हमारे लोग आसानी से बना लेते। कुंकु रंग है, एक रंग है ना, बुक्का एक रंग है, गुलाल एक रंग है, तो कुंकु तिरमन वो भी एक रंग है। ये सब रंगी रंग। अब इनको बनाने वाले लोग भी रहे। बुक्का समाज जो था वो ये सारे रंग बना लेता था। शुद्धा मिट्टी से तिरमन जो वैष्णव लोग लगाते, अभी मट्टी है। और विभूति गाय के गोबर के गोले बना करके उसको जलाया जाता है। पकाने का एक ढंग है, भट्टी लगा करके, तो वो विभूति। और फिर कुंकु जो है कई जगह झाड़ू से निकलता है, उसके फूल या फल ये सब होते हैं, वो कुंकु है। उसके नीचे कपड़ा बिछा करके इकट्ठा कर लेते। जहाँ वो कुंकु नहीं मिलता है वहाँ बनाते कुंकु तैयार करते। कैसे तैयार करते कुंकु? हल्दी में चूना मिलाने से कुंकु बन जाता है ना, मगर चूना नहीं मिला, हल्दी में खटाई मिलाते। खटाई भी नींबू की खटाई, ये लोग का है, कबीट, उशिरकाय, इसकी खटाइयाँ तैयार करके मिलाते, उससे एक कुंकु तैयार होता था हल्दी में। मगर हल्दी में कई बार इस इलाके में सुअर की दाल से भी कुंकु तैयार किए। एक तरह की घास है, घास के बीजों से भी कुंकु तैयार। और फिर उसके साथ साथ में सिंदूर तो धातु है। और ये बुक्का जो बनाते थे ये एक तरह से तैयार करते थे बुक्का। अब बबूल की छाल, बबूल के फलों से, उससे इससे भी बुक्का तैयार करते, दाशना तैयार जिसको तो उस तरह से तैयार होता पूरा। और बाकी बहुत सारे रंग है जो झाड़ों से तैयार होते। झाड़ों से यानी जो कपड़े के ऊपर रंग चढ़ाने के हैं वो जड़ी बूटियों के रंग होते। करकाय, हरड़ जिसको बोलते, हरड़ से एक रंग से बनता। और फिर अनार के फल से भी एक रंग बनाए, हाँ का छिलका रहता ना, उससे भी रंग बनाए। और लाल रंग हमारे पास में ज्यादातर गेरू ही लाल माना गया है। मतलब गेरू और लाल रंग एक झाड़ की जड़ से बनाते थे, उसका नाम कुछ है, अल्जरीन ऐसा कुछ है, उससे भी लाल रंग बनता। और नील तो पौधा होता है, उसके पत्तों से भी नीला रंग बनता। और फिर बाद में बहुत सारे रंग जो बनाए गए हैं फूलों से बनाए, काफी रंग फूलों से भी बनाए।
पलाश के फूल से रंग बनाए, कत्थे से भी रंग बनाए। ये जो सारे रंग है ये कपड़े के। काला रंग बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, लोहे के टुकड़े होते हैं ना, जंग पकड़े हुए टुकड़े, वो टुकड़ों को गुड़ के साथ में 3 दिन तक पानी में भिगाते, उससे काला रंग तैयार होता, वो रंग काला रंग की तरह इस्तेमाल करते। तो ये रंग बनाने के लिए सबके अपना अपना एक प्रोसेस है पूरा, कैसा कैसा बना, कितने कितने दिन तक भिगाना है ऐसा। अब नील के लिए नील के पत्ते काट के, नील के पत्तों को सुखा करके उसको भिगा के उससे रंग निकालते थे। मगर उस रंग को क्या करते थे ये लोग, बड़े बड़े हंडियों में डाल के, भेड़ रहती है ना, भेड़ की जो मींगना होती है उसके अंदर उसको रखते थे, उसके अंदर उसमें भेड़ की मींगनों में उसके वो मटकों को रखा जाता था, जिससे एक तरह की गर्मी उसमें आकर के एक तरह का रंग तैयार होता था, बहुत मजबूत रंग, पक्का रंग। भेड़ की ही होना है मींगना, दूसरे किसी की नहीं चलेगी, बकरी की या गाय का गोबर नहीं चलता है, उसको भेड़ की मींगना होना। तो उसमें उसको रखा जाता था डाल करके, उससे वो नीला रंग एक तरह का तैयार होता था। तो ये पूरे रंग इनको पकाना है, फटकड़ी डालना है मजबूत करने के लिए, ये पूरा एक चलता है पूरा कि कितना उबालना है, कितनी फटकड़ी डालना है, तो ऊन पे चढ़ाना है, सूत पे चढ़ाना है, रेशम पे चढ़ाना है, वो सबका अपना अपना एक प्रपोर्शन हिसाब से होता है ना। तो मजबूती लाने के लिए उसमें फटकड़ी बहुत मसाली होती है, कई सारी चीजें होती है, मसाले वसाले ऐसे, वो सब एक बड़ा प्रोसेस है। ये कपड़ों के रंग जितने भी है ये झाड़ की छाल से या फलों से या फूलों से बनते हैं। तो पेंटिंग के जो रंग, भित्ति चित्र बनाना, पेंटिंग चित्र करना है, तो इसके रंग एकदम अलग रंग होते हैं। ये मट्टी से या फिर पत्थर से ये रंग बने, एंग्लिकन, हरितालम, सिंदूर, एंग्लिकन यानी हिंगोर, हरिताल होता है, ये सब पत्थर है और ये दवाइयों के काम के है पूरे। अच्छा, आयुर्वेद में दवाइयों के काम के ये, और ये सिंदूर भी एक धातु है, और उसके साथ साथ गेरू, जादू, और कई पत्थरों से। अब जैसे सफेद रंग बनाना है, तो सफेद रंग बनाना है तो यहाँ मुग्गू का एक पत्थर मिलता है रंगोली डालने का, उसको बारीक पीस करके उससे भी सफेद रंग बनता है। या फिर ये सीप रहती है ना, सीपी जो होती है, सीप को 3 दिन 4 दिन पानी में भिगा करके उसको फिर कूट करके बारीक करके उसको पीस के उससे भी एक सफेद रंग बनता है। और सफेद रंग फिर खड़ी एक होती है, खड़ी चूना तो नहीं है, चूने जैसी होती है, खड़ी पत्थर मिट्टी ही है समझो, उसको पोटले में बांध करके, कपड़े में बांध करके पानी में भिगाते हैं, और भीगने के बाद उसको पिचक के उसका रंग निकालते हैं, सफेद रंग। सुद्धा मट्टी सफेद होती, सुद्धा मिट्टी का भी रंग बनता है। ये सब मिट्टी से, पत्थर से रंग बनते हैं, मगर ये रंगों में गोंद मिलाया जाता है। गोंद, नीम का गोंद या फिर बबूल का गोंद या तपसी बनका, तपसी का गोंद होता है, ये 3 गोंद उसमें इस्तेमाल करते हैं। या फिर सिरस जो रहता है ना, सरस भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ रंगों में सरस भी मिलाना पड़ता है। और सरस जो बनाने का ढंग है, पहले बनाते थे, सरस भी गांव में बना लेते थे, चमड़े के टुकड़े करके उसको कीचड़ में भिगा के रखते थे, चमड़े को 3-4 दिन भिगाने के बाद उसकी भट्टी लगा करके उबालते थे, और उससे एक रस निकल के आता था, वो सिरस बहुत मजबूत होता है, चमड़ा जोड़ने के लिए और फिर रंगों में मिलाने के लिए
वो काम में आता है। तो वो सिरस भी रंग में मिला सकते। भाई गोंद देख रहा है, ये सब मिला के अभी काला रंग जो बनाते थे कपड़े के लिए, तो लोहे के टुकड़ों से काला रंग, मगर यहाँ काला रंग जो है दिया लगा करके उसकी कालिक पकड़ते हैं, उसके ऊपर टोकरा रख करके उसकी कालक पूरा पकड़ करके उसमें गोंद मिला करके वो रंग तैयार करते हैं। गोमूत्र से पीला रंग बनाते। तो अंग्रेजों के काल में गोमूत्र से पीला रंग बनाना निषेध किया। वो रंग पेंटिंग के काम में भी आता था, कपड़े के काम में भी आता था। बोलते हैं कि आम के पत्ते गाय को खिलाए जाते हैं, आम के पत्ते खा के जो पेशाब करती है गाय, उससे पीला रंग तैयार होता है। तो ये रंग पूरे तैयार होते। गेरू है, हरताल है, इंगोल है, सिंदूर है, सुद्धा मिट्टी है, नीला रंग है, जो ये नील ही उसमें इस्तेमाल, नील मिट्टी भी होती है। पहले बेड्डा नील करके एक मिलता था, ऐसे पत्थर जैसा रहता, वो इस्तेमाल होता था, वो नीला रंग। तो नीला और पीला मिलाने से एक हरा बन जाता है, तो वो हरा रंग वो इस्तेमाल होता था। हरा रंग अपने आप में नहीं मिलता है, पत्तियों के हरे रंग अलग होते हैं, पेंटिंगों में नहीं होता है। पेंटिंग बनाने के लिए ये नीला और पीला मिला करके हरा रंग। तो ये रंगों को बारीक पीस करके, बहुत बारीक पीस जाते हैं। कई बार तो ये रंग तैयार करके रख लेते थे लोग, जैसे बड़ियां बनती है ना, बड़ियों जैसा बना करके इसमें बना करके रख लेते थे। जब जरूरत है तो थोड़ा सा भिगाए, मिलाए और उसको मिला करके पेंटिंग का काम चालू किया। तो रंग इतने मिनिएचर पेंटिंग करने के लिए इतने बारीक पीसना पड़ता था कि वो जो कलाकार है या जो बुजुर्ग आदमी है, उस्ताद है, वो रंग ऐसा देख के यहाँ लगा था नाखून के ऊपर और ऐसे साफ करता था। ये नाखून की जो बारीक धारियां होती है, इसमें भरना है, वो उतना बारीक होना, उसमें भरना है, तो वो काम मिलेगा मिनिएचर पेंटिंग में, तो उसमें भरना है। अब उसमें अब इतना बारीक जब रंग है, बारीक लेने देना है, तो ब्रश कैसे फिर होना है? ब्रश लोग उस समय पे बकरा होता है ना, बकरे के नीचे की दाढ़ी होती है, उसके बालों से ब्रश बनता है। एक ब्रश तो उसके बालों से, फिर गिलहरी के दुम के बालों से भी एक ब्रश बनता था। और बहुत बारीक लकीर करने देने के लिए चूहे के कान के जो बाल होते हैं, चूहे के कान के बालों से भी ब्रश तैयार करते। तो चूहे कान के बाल लिए, उसको बारीक रेशम के सूत से लपेटे, और ये जो मुर्गी का पंख रहता है ना, उसके अंदर एक बारीक छेदा रहता है, उस छेदे में से उसको खींचते थे और वो धागा मार लपेट करके पकड़ने के काबिल बन से वो लकीरें चलती थी, बारीक लकीरें उस। तो ये सब कई तरीके से ब्रश रहते थे। सन से भी ब्रश बनाए, मगर बड़ा बड़ा लिपाई करने के लिए सन के ब्रश होते थे। कुछ दीवार पे पूरा सफेदा करना है। सफेदा कैसा? दीवार के ऊपर में गोबर से लिपाई करके, फिर शुद्धा मिट्टी की सफेद लिपाई करके, उसके बाद फिर खड़ी लगाई जाती थी। खड़ी लगाने के बाद उसको पत्थरों से रगड़ा जाता था, पत्थरों से रगड़ करके उसके ऊपर ड्राइंग करके फिर ये रंग भरे जाते थे। रंग भरने के बाद फिर उसको पत्थरों से रगड़ा जाता था, यहाँ जो पेंटिंग है। उसके बाद उसके ऊपर लकीरें दी जाती, बारीक लकीरें, फूल बनाना, ये सब करना कराना। मैं कल पट निकाल के तुम लोगों को बताता हूँ, वो जो बनाए इसको कपड़े के ऊपर, तो वो भित्ति चित्र बनते थे। भित्ति चित्र है, और फिर कपड़ों के ऊपर बनने के हैं, पटों पर, ये उससे बनते थे। या फिर मूर्तियों पर लगाना, मूर्तियों पर भी लगाने के रंग, यही रंग लगा करके पूरा कारागिरी होती थी। यानी रंग लगा करके उसको घोटा काम बोलते थे, घोटाई का काम। कपड़े से उसको रगड़ा जाता था पूरा, मूर्ति को हम लोग दीवार खोल दो तो उसमें एक बारीक हल्की सी एक चमक आती, उस पर बारीक काम करते थे पूरा लाइनिंग का। बहुत बढ़िया काम, सुंदर काम। ये तो वे कपड़े के रंग और पेंटिंग के रंग। मट्टी के जो बर्तन बनते हैं, मट्टी के बर्तन पे रंग लगाने के वो अलग रंग है। मट्टी के बर्तन पे गेरू, और फिर बिंकम करके एक पत्थर होता है,
यहाँ से उस पत्थर को बारीक पीस करके पानी में भिगा के पीस के वो लगाते हैं, उससे कारागिरी करते हैं। वो जलने के बाद सोनेरी होगा और काले रंग का काम करना है। काले रंग का काम करने के लिए कारला नाम का एक पत्थर मिलता है, वो पानी में भिगा करके बारीक पीस के उससे भी कारागिरी करते थे। जबलपुर के इलाके में सफेद कारागिरी का काम हुआ है। वो एक मिट्टी होती है, एक सफेद मिट्टी। और यहाँ चंद्रपुर के पास में पाखान एक होता है, वो उस पर लगा देने से पॉलिश आ जाता। मगर कई बार मिट्टी के बर्तन जला करके जलाते समय जब वो काला बर्तन जला रहे हैं तो उसको पूरा बंद करते हैं ना। जब वो पकने का समय आता है तो ये बैल के जो सींग होते हैं ना, बैल के भैंस के जो सींग होते हैं ना, उसको जो छीलते हैं ना, वो चूरा सब रखते हैं। आखिर जलाते समय वो चूरा भट्टी में डालते हैं, उससे पूरे बर्तनों से एक बहुत सुंदर काला रंग आता है, परमानेंट रंग रहता है, हल्की सी चमक और काला रंग आता है। ये मिट्टी का रंग है पूरा। धातु के रंग अलग। अब जैसे तांबे की मूर्ति बनाए, पीतल की मूर्ति है, तांबे की मूर्ति है, तो उस पे रंग लाने के लिए भांति भांति के रसायन क्रिया करना पड़ता है। कई बार तो पूरा पीला रंग लाने के लिए उसको अच्छा फिनिश करके इमली के पानी में उबालते हैं, तो एक तरह का पीला रंग आ जाता है। मगर ये पीला रंग या ये सारे रंग इस प्रकृति में बहुत समय तक नहीं रहते हैं। एक कत्था रंग उसमें रहता है, कत्था रंग रहता है पूरी मूर्तियों में ना। तो क्या करते थे, मूर्तियां बनाने के बाद ऐसी जगह पे उसको गाड़ देते थे जहां सब लोग पेशाब करते हैं, तो ये पेशाब से भी ये मूर्तियों पे एक रंग आता, बहुत मजबूत रंग, पक्का रंग। या फिर मूर्ति बनाने के बाद, देवता की मूर्ति बनाने के बाद गौशाला में गाड़ देते, एक 4 अंगुल मट्टी के अंदर गाय के पेशाब से भी उसके ऊपर एक रंग आता था, बहुत बढ़िया रंग आता था वो। तो इस तरह से धातु के ऊपर भी बहुत रंग आते। धातु के ऊपर मीनाकारी करना अलग है, मगर धातु का ही वो रंग करना अलग है। इस तरह से अपने पास बहुत रंग है। अब पेंटिंग करने के बाद में जैसे लाख के रंग है, बहुत चीजों पे रंग करके लाख चढ़ाते हैं, या कई बार रंग लाख में मिला करके उस पर चढ़ाते हैं, और वो टर्निंग जंतर का काम करते हैं, उसी टाइम पे उसको पकड़ के उसके ऊपर रंग चढ़ाते हैं। येटी को पाकर में उसी चढ़ाते हैं रंग, वैसा तो तैयार कर लेते हैं, लाख में ही रंग मिला रहा है। संखेरा में कारागिरी का काम करके उसके ऊपर लाख चढ़ाते हैं। अब ये दोनों पे लाख चढ़ाने के लिए केवड़े का पत्ता बहुत जरूरी होता है, उसके बिना रंग नहीं चढ़ता, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पत्ते से फिर वो रंग चढ़ाते, वो पत्ते से उससे पॉलिश करते हैं, केवड़े के पत्ते से ऐसा। तो ये सब इस तरह के बहुत रंग अपने पास में बने। अभी मैं जो अंदर लक्ष्मी की पेंटिंग बनाया हूँ, ये पूरे रंग हम लोग बनाए थे, इसको 6-7 साल हो रहे, अभी भी नहीं दिखाई देती, वो रंगों का शेड खराब नहीं। कई बार ये मूर्तियों को ये रंग लगा करके उसके ऊपर से एक गच्चू तैयार करते थे। वो क्या है गच्चू? गुग्गिलम, राल, एरंडी का तेल, मिट्टी का तेल, ये सब एक खंडी में डाल के पकाते। उसको पकाने के बाद वो एक तरह का लेप जैसा तैयार हो जाता पूरा, वो रखते थे। ठंडा होगा तो घट हो जाएगा, पर धूप में रखते जरा पतला हो जाता, नरम हो जाता। फिर उसको निकाल करके उससे पूरा अच्छा उसके ऊपर लेप करते थे, जैसे आज वार्निश होती है ना, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता था पूरा का पूरा। मूर्तियाँ क्या वो पेंटिंग पे लेप करके रखते थे, जो काफी लंबे समय तक रह जाता था वैसे। ये तो रंग है समझो, इस तरह करते थे। मगर रंगों के हमारे पास में रंग कहाँ कैसा रंग इस्तेमाल करना है, इसके भी कुछ नियम धर्म रहे हैं। लाल रंग हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लाल रंग हमारे पास सौभाग्य का प्रतीक है। पाश्चात्य देशों में लाल रंग खतरनाक का प्रतीक है, उनका उसके प्रति दृष्टिकोण अलग है, हमारा वो सौभाग्य का प्रतीक है लाल रंग।
इसलिए लाल रंग को हम कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल नहीं करते। और नीला रंग, आम जनसामान्य को नीला रंग पहनना निषेध। पेंटिंगों में सिर्फ नीला रंग विष्णु को लगता है या विष्णु का जो अंश है उसको लगता है, क्योंकि नीला रंग अनंत का प्रतीक है। जो अनंत है, जो विशाल है, उसका प्रतीक नीला रंग है। हमको नीला रंग पहनना निषेध, क्योंकि हम अनंत तो नहीं है। जो अनंत है उसके लिए नीला रंग होता है पूरा। अब हनुमान की जब मूर्ति बनती है तो हनुमान की मूर्ति को हरा रंग लगा। तो हरा रंग इसलिए कि हनुमान इतना बलशाली है जितना बलशाली ये प्रकृति होती है। प्रकृति के समान बल संपन्न बताने के लिए हनुमान को हरा रंग होता है, सिंदूर नहीं, हरा। सिंदूर तो हनुमान जी के जो मंदिरों में जो मूर्तियां रखी रहती है उसको सिंदूर होता है। एक छोटी घटना से हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं सब लोग। उसके पीछे बहुत बड़ा ये कुछ नहीं है। जब सीता अपने मांग में सिंदूर भरी तो ये पूछे कि ये क्या है, तो बोलती कि मेरे स्वामी की निशानी है। तो क्या तेरा ही स्वामी है क्या, हमारा स्वामी नहीं है क्या? तो इतना सा लगाई करके ये अपने पूरे शरीर में लगा लिया था। राम के सामने खड़ा हो गया था। राम, ये क्या है? नहीं, सीता जब मेरे स्वामी की निशानी है करके इतना लगा रही है तो तुम मेरे स्वामी नहीं है क्या? मैं तो पूरे जिस्म में लगा लिया है इसको। अरे ये स्वामी का प्रतीक है तो मैं तो पूरे जिस्म में लगा लिया। तो इस तरह से हनुमान को मंदिरों के भीतर जो है हनुमान को सिंदूर और कई रंग है, जैसे हरा रंग हनुमान जी को या ऐसा को हरा रंग लग गया। जब दो या रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण, जब देवी की प्रतिमा बनती है तो आदि शक्ति की, उसमें रंग बहुत महत्वशाली है। देवी की मूर्तियों में मुखमंडल पीला, वक्षस्थल सफेद, बाहु जांघ काले, कटी प्रदेश लाल, इस तरह से होता है। यदि तीनों देवियां जब बनती है, महागौरी, महाकाली, महासरस्वती, तो एक उसमें सतोगुण संपन्न है, एक रजोगुण संपन्न है और एक तमोगुण संपन्न है। महाकाली तमोगुण संपन्न है, महाकाली को काला रंग होगा, महालक्ष्मी को लाल रंग होगा, महासरस्वती को सफेद रंग होगा। ऐसा ये तीनों मिलकर के ये आदिशक्ति, जिसमें ये तीनों रंग होंगे। ऐसा तीनों रंग इसमें होते हैं। तो ये रंगों के अपनी एक फिलॉसफी है। औरतों को नीला रंग पहनने का हक था बहुत थोड़े समय के लिए। जैसा हमको वर्णन मिलता है कि द्रौपदी जब स्वयंवर में गई तो नीले रंग की साड़ी पहन के गई। और नीले रंग की एक खास बात यह है कि ये लोगों को आकर्षित करने वाला रंग, ये नीले रंग की खासियत है। तो कई कारणों से नीला रंग इस तरह से एक सीमा तक उसको रखा गया है। जो अनंत है उसके लिए ही नीला रंग है। बाकी ये सारे रंग हमारे पास पूजाओं में भी इस्तेमाल होते हैं। वास्तु शांति करते समय वास्तु पुरुष बनता है। वास्तु पुरुष कैसे बनता है? सर्वतो भद्र मंडला, उसको सर्वतो भद्र मंडला बोलते हैं। तो वो एक चौकी पर सफेद कपड़ा डाल करके 64 भाग में उसको बांटा जाता है, लकीरां डाल करके 64 भाग में। और उसके बाद चावल को रंगा जाता है, काले रंग में, लाल रंग में, पीले रंग में, भांति भांति से रंग करके उसे बहुत सुंदर उसको हर खाने में भरना पड़ता है। उसका पूरा एक हिसाब है, उस हिसाब से उसको भरना पड़ता है। 9 ग्रह के अपने अलग अलग रंग है सबके। चावलों में वो 9 ग्रह के रंग मिला करके 9 ग्रह बनाए जाते हैं। तो ये सब चावल में रंग मिला करके उससे भी पूरा डिजाइनिंग होती है।